अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरिएंसेस में हम लेबर वेरिएंस को जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस को, ठीक है ना। मटेरियल वेरिएंस में आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस होती हैं। कौन कौन से? एक होता है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज यूजेज वेरिएंस, यहाँ मतलब होगा कितने यूनिट्स आपने परचेज किए, कितने आपने यूज किए, ठीक है। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ओके। मतलब इन तीन चीजों को लेकर हम चलेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब देखो कुछ फार्मूलाज में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, सही है। तो क्या दिया हुआ होगा, क्या किस तरह फाइंड आउट करेंगे आप? ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, सही है। आपको स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई होगी, आप उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। पी यू का मतलब है पर यूनिट, सही है। दोनों को आपस में माइनस करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे एक्चुअल यूनिट्स परचेज से। यहाँ ये मिस प्रिंटिंग हो गई है साइन में। इसको क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? एक्चुअल यूनिट्स परचेज से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। इज दैट क्लियर? अच्छा, मेरे साथ बने रहना। बने रहना का मतलब है यस और नो में आंसर करते रहना, ताकि मुझे पता चले तुम लोगों को क्लियर है या नहीं। देखो, ये तो समझ आ गई कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएंस आ जाएगा प्राइस में। हम्म। लेकिन उसको एक्चुअल यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल यूनिट्स परचेज से? तुमने एक वेरिएंस रखा था, तुमने एक स्टैंडर्ड रखा कि तुम इतने यूनिट्स परचेज करोगी इतनी प्राइस पर। एक स्टैंडर्ड रखा, सही है। हाँ। तो तुमने कहा था कि चलो हाँ। इतने में तुम्हारी परचेजिंग हो जाएगी। लेकिन अब जो तुम्हारा प्राइस था वो ग्रेटर था, फॉर एग्जाम्पल, सही है। सही है। तो जब तुम उस प्राइस पर एक क्वांटिटी को परचेज करोगी तो तुम्हारी परचेजिंग की कॉस्ट में, परचेजिंग की वैल्यू में चेंज आएगा। हाँ। तो ये बेसिकली हम परचेज प्राइस वेरिएंस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जो वैल्यू या जो क्वांटिटी हमने परचेज की है, सही है, स्टैंडर्ड के मुताबिक में उसमें कितना चेंज आया। मैंने कहा था कि मैं 50,000 की परचेज करूंगी, सही है। 50,000 की परचेज करूंगी, लेकिन मेरे पास रही है 60,000 की। तो परचेजिंग नहीं, आई, परचेजिंग सॉरी, तुम्हें नहीं कहना। क्लियर हुई मेरी बात? परचेज प्राइस वेरिएंस क्लियर हुआ? हाँ, समझ आ गई। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस, सही है, कि जो मैंने मटेरियल यूज किया, ठीक है, उसमें क्या वेरिएंस आया, ठीक है। क्या है आपके पास फॉर्मूला? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। वही फॉर्मूला है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? बस एक्चुअल यूनिट्स यूज से। यहाँ आप प्राइस परचेज वेरिएंस निकाल रहे हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं परचेज से, ठीक है। और यहाँ नीचे आप यूजेज वेरिएंस निकाल रहे हैं तो आपने उसे किससे मल्टीप्लाई कराया? एक्चुअल यूनिट्स यूज से, ठीक है। ओके, क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? ये भी क्लियर कर दो मुझे। हाँ, clear और कॉन्सेप्ट क्लियर है इन दोनों चीजों का? है। ओके, एवरीवन, सबको? ओके, गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, सही है। उसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टैंडर्ड अलाउड किया था क्वालिटी क्वांटिटी का कि आप इतनी क्वांटिटी यूज करेंगे, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल ज़्यादा कर ली, सही है। फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा कर ली तो कितना वेरिएंस आया आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी
और एक्चुअल क्वांटिटी की कॉस्ट में। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहले वेरिएंस में हमने ये देखा कि हमारी परचेज में क्या चेंज आया। सही है, रेट्स के वेरिएंस से। दूसरे में हमने देखा कि हमारे जो मटेरियल या जो क्वांटिटी यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं उसमें क्या चेंज आया। और थर्ड में हम देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी हमने अलाउ की थी, सही है, और जितनी हमने यूज़ की, तो इस क्वांटिटी के वेरिएंस की वजह से हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आया। ओके, क्लियर, क्लियर है ये चीज़। यार तुम लोग हाँ या ना में तो जवाब दिया करो। हम ओके गुड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने प्राइस पर यूनिट निकालना होगा तो आप किस तरह निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, लाइक अगर आपने एक्चुअल प्राइस पर यूनिट निकालना है तो आपके पास कॉस्ट गिवन होगी और आपके पास यूनिट्स गिवन होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस पर यूनिट। ओके, इसके अलावा आप दो वेरिएंसेस और निकालते हैं, नेट वेरिएंस एंड ओवरऑल वेरिएंस। ठीक है, नेट वेरिएंस आपके पास कैसे आता है, मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस को आप प्लस करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में, तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट वेरिएंस। क्लियर। और अगर आपको ओवरऑल वेरिएंस निकालना है तो आप ओवरऑल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी मटेरियल की और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ओवरऑल वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेंगे, यूनिट्स, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। सही है, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, यूनिट्स यूज्ड, सही है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ। ओके, जिसने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं ये चीज़ एक और दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। सही है, मटेरियल वेरिएंस में हमारे पास तीन वेरिएंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। सही है, कि जो भी हमारे रेट्स थे, जो भी हमारे प्राइजेस थे, सही है, तो उनकी वजह से हमारी परचेजिंग कॉस्ट में क्या चेंज आया, ये हम इसमें देखते हैं परचेज प्राइस वेरिएंस में। मटेरियल प्राइस यूजेज में हम देखते हैं कि रेट्स की वजह से हमारी यूनिट्स जो हमने यूज्ड किए हैं उनकी कॉस्ट में क्या चेंज आया। ओके, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी हमने अलाउ की थी, सही है, कि एक चीज़ है वो इतनी क्वांटिटी में बन सकती है, तो एक स्टैंडर्ड बन गया ये। ठीक है, तो उसके आप देखते हैं कि जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज की, तो उसकी वजह से क्या चेंज आया आपकी कॉस्ट में। ओके, नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। हाँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, महावीर, जो प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला है, हम्म, हाँ हाँ बोलो। ये स्टैंडर्ड का है या एक्चुअल का है? ये एक्चुअल का है, बेसिकली स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ होगा, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ होगा, स्टैंडर्ड आपने एक्चुअल रेट निकालना होगा। सही है, ओके, क्लियर है जो सवाल पूछा था। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है, यूलेसिस कंपनीज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल M12, मटेरियल का नाम दिया हुआ है कि इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 13.50 पर पाउंड। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है कितनी, 13.50। सही है, डेटा बनाते रहो अगर चाहो तो साथ साथ। ड्यूरिंग द मंथ 4,500 pounds
were purchased at the total cost of 60,300। महीने के दौरान आपने कितने यूनिट्स परचेज किए? 4,500 यूनिट्स आपने परचेज किए। कितनी कॉस्ट पे? 60,300 की कॉस्ट पे। ये हो गए परचेज यूनिट्स और ये हो गई आपके पास परचेज कॉस्ट। ठीक है। इन एडिशन 4,000 pounds were used during the month। यूज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएंगे एक्चुअल यूनिट्स यूज्ड। ठीक है। However, the standard quantity allowed for actual production is 3,800 pounds। लेकिन आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड की थी? 3,800 पाउंड्स की। डेटा क्लियर हुआ? डेटा में कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मटेरियल वेरिएंस इज वेरी इजी। जल्दी से बताओ कोई मसला है तो। नहीं। सबको हैंड रेस कर दो एक दफा। डेटा क्लियर है तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी फिर। जिस जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस कर दे या थम्स अप कर दे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन शो करती हूँ जिसका मैंने डेटा ये बनाया था पूरा। सही है। डेटा मैंने किस तरह बनाया? स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दी हुई थी 13.50 पर पाउंड। टोटल यूनिट्स मैंने जो परचेज किए वो कितने थे? 4,500। उनकी कॉस्ट कितनी थी? 60,300। अब मुझे एक्चुअल प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हुआ तो मैंने यहीं पे डेटा में ही उसे कैलकुलेट कर लिया। किस तरह कि टोटल कॉस्ट मेरे पास थी कितनी? 60,300। सही है। परचेज किया था मैंने और कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 4,500। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो आपके पास जो रेट आया वो कौन सा रेट है? एक्चुअल रेट या एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यूनिट्स यूज्ड आपने कितने किए थे? 4,000। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अलाउड हुई थी वो कितनी हुई थी? 3,800 यूनिट्स। ठीक है। डेटा में कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो वो मुझसे पूछ सकता है जल्दी से। नहीं है? पक्का आगे बढ़ूं? सही है। अब देखो मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा सॉरी, रिक्वायरमेंट तो देखी ही नहीं थी हमने। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द मटेरियल प्राइस परचेज वेरिएंस, प्राइस यूजेज वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, इंडिकेटिंग वेदर द वेरिएंसेस आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है। और आपने ये भी बताना है कि ये जो वेरिएंसेस हैं ये फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल है। ओके। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ठीक है। क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। सही है। उसे मल्टीप्लाई करा देंगे आप एक्चुअल यूनिट्स परचेज से। ठीक है। मैंने फॉर्मूला सही बोला है ना? हाँ सही है। सही है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी हुई थी 13.50। एक्चुअल प्राइस आपने कैलकुलेट की 13.40, माइनस किया और उसे मल्टीप्लाई करा दिया किससे? 4,500 से। तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर? 450 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फेवरेबल। ठीक है। क्या है? फेवरेबल आंसर है ये। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड रेट कम था, स्टैंडर्ड रेट ज़्यादा था और एक्चुअल रेट कम था, तो इसलिए जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है? फेवरेबल आया है। ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर अंदर रहकर आपने परचेजिंग की है। ओके। कोई सवाल किसी का तो वो पूछ सकता है।
मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स यूज्ड। सही है। तो मैंने स्टैंडर्ड प्राइस लिखी, उसे माइनस कराया किससे? एक्चुअल प्राइस से, और उसे मल्टीप्लाई करा दिया, कितने यूनिट्स यूज किए थे मैंने? 4000। सही है। तो मेरी कॉस्ट में कितना चेंज आया यूज्ड की? 400 का जो है वो पॉजिटिव रहा मेरा, यानी कि फेवरेबल चेंज रहा। सही है। फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेबल, ये चीज क्लियर हो गई कि फेवरेबल चेंज क्यों आ रहा है? कि स्टैंडर्ड हमने ज्यादा का रखा था और हमारा जो एक्चुअल रेट रहा वो कम रहा। सही है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? फेवरेबल आ रहा है। ठीक है। थर्ड हमने क्या किया? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकाला। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वालिटी मेरे पास थी, एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज की मैंने वो कितनी की? 4000। और स्टैंडर्ड कितने का था? 3800 का। सही है। यानी मैंने अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा की। सही है ना। एक चीज कम में बन सकती थी स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन मैंने वो चीज ज्यादा क्वांटिटी यूज करके बनाई। सही है। ये चीज क्लियर हुई। जो भी आंसर आया नेगेटिव आया उससे मल्टीप्लाई कराया 13.50 से। सही है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? अनफेवरेबल। 2700 अनफेवरेबल। ओके। क्योंकि क्वांटिटी आपको कम अलाउड की गई थी और आपने क्वांटिटी ज्यादा अलाउड की, ज्यादा यूज की। सही है। तो आपका जो वेरिएंस आ रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस, वो अनफेवरेबल आ रहा है। सही है। ओके। ये सब बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। सही है। कि कॉस्ट में हमारी कितना चेंज आया। अब आप फाइंड आउट करेंगे नेट वेरिएंस। ठीक है। नेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मैंने जब तुम लोगों को लेबर पढ़ाया था तो उसमें भी ये चीज। सही है। मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस क्या था? 400 फेवरेबल। ओके। फेवरेबल था। प्लस ये फॉर्मूले का प्लस है। और यहाँ मैंने माइनस क्यों लिखा है एहतियातन? कि अनफेवरेबल है तो इसका मतलब नेगेटिव में है। ओके। या तुम लोग इस तरह भी कर सकते हो कि जैसे फेवरेबल पॉजिटिव, अनफेवरेबल नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप क्या करेंगे? 400 में से माइनस कर देंगे 2700 को। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 2300 अनफेवरेबल। ओके। ये चीज क्लियर हुई। कोई चीज ना क्लियर हो रही हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। इट इज द इजीएस्ट वेरिएंसेस लेबर एंड मटेरियल। ओके। अब देखो ओवरऑल वेरिएंस की कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी? 3800 मल्टीप्लाई बाय 13.50। ये फॉर्मूला है यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपने जब इन्हें मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। सही है। तो आपने क्या किया? 4000 आपने यूज किए थे और आपका रेट था 13.40। इसे मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई मटेरियल की। अब तुम खुद देखो कि मैंने स्टैंडर्ड रखा था 51,300 का, और मैंने एक्चुअली कितनी कॉस्ट जो है वो अकर की है या यूज की है? 53,600 की। अपने स्टैंडर्ड से मैं एक्सीड कर गई ना। तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? अनफेवरेबल। कि मैंने 2300 की कॉस्ट, ये बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेशन है। सही है। कि 2300 की कॉस्ट जो है वो मैंने अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा यूज़ कर ली।
ठीक है, क्लियर है ये चीज? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी 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 से बताओ। ओके, वेरी गुड। सही है, सारी आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। जो भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो भी आप वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, वो हमें बता रहे होते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी थी, चाहे वो लेबर की रखी हो चाहे वो मटेरियल की रखी हो। सही है। तो एक्चुअली जो कॉस्ट अकर हुई है, दोनों में कितना वेरिएंस है, कितना चेंज आया। सही है, कितना चेंज आया। हम देखो एक एस्टिमेट करते हैं ना, खुद भी ये चीज़ कर रहे होते हैं कि यार मुझे इस महीने इतने पैसे खर्च करने। अब मैं अगर ज़्यादा कर दूंगी तो वो मेरे लिए लॉस हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है वो मेरे लिए। इसी तरह बिजनेसेस के लिए भी होती है कि वो अपना एक एस्टिमेट रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर वो उससे एक्सीड कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी वो अनफेवरेबल चीज़ हो जाएगी। सही है, एक तरह से लॉस हो जाएगा। और अगर वो उस स्टैंडर्ड के अंदर अंदर रहते हैं तो कभी उन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी वो ब्रेक इवन भी हो सकता है। ब्रेक इवन तो नहीं कहेंगे खैर इसे, लेकिन वो कहेंगे कि स्टैंडर्ड के इक्वल रहना या स्टैंडर्ड के अंदर रहना। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? एक चीज़ इसमें मज़ीद और है, वो मैं चाह रही हूँ और क्लियर कर दूँ तो फिर मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बताओ। आगे बढ़ जाऊँ मैं? एक क्वेश्चन है आपके पास 18-3। सही है, 18-3 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट आपके पास चेंज है। जिस तरह हमने एवरेज लीफो फीफो पढ़ा था, वही मटेरियल की चीज़ इसमें भी है, लीफो फीफो और एवरेज। सही है। तो मैं इसको बताऊंगी किस तरह। ये सवाल का डेटा है तो मैं सिर्फ डेटा ही पढ़ रही हूँ कि आपको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था 4 यूनिट, परचेज किए थे आपने 6,000, उनकी कॉस्ट क्या थी 25,200। यूज्ड आपने किए 7,100, और जो क्वांटिटी आपको अलाउ हुई थी वो कितनी थी 6,900। सही है, इस क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपने यही काम करना है, तीनों वेरिएंसेस निकालने हैं। सही है, ये रहा। विजिबल है क्वेश्चन? इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट में आपने यही करना है। लेकिन अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? assume material are inventoried at actual cost and beginning inventory contain 2000 units at a cost of 8,250। सही है, यहाँ पर हमें beginning units दिए हुए हैं। compute the price usage variance assuming the average cost method। सही है कि अगर आपने प्राइस यूजेज वेरिएंस निकालना है, सही है, और एवरेज मेथड को यूज करके निकालना है तो क्या चेंज आएगा। देखो, कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आपके एक्चुअल प्राइस पर यूनिट में चेंज आता है, सिर्फ आपके रेट में चेंज आ रहा होता है, एक्चुअल रेट में। सही है, किस तरह से कि अगर एवरेज कॉस्टिंग है, आपको एवरेज कॉस्टिंग से जो है वो क्या निकालना है, प्राइस यूजेज वेरिएंस। तो आप किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आप रेट फाइंड आउट करेंगे। किस तरह? एक्चुअल प्राइस पर यूनिट रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल। जो आपके बिगिनिंग में है और जो आपने खरीदी है, दोनों को सम करेंगे और दोनों के यूनिट्स को सम करेंगे और आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक एवरेज रेट आ जाएगा। जिस तरह हम सीपीयू नहीं निकालते थे, बिगिनिंग प्लस कॉस्ट एडेड डिवाइडेड बाय ईपीयू, है ना? एवरेज इसी तरह निकलता था ना। तो यहाँ पर भी एवरेज इसी तरह निकलेगा कि दोनों की कॉस्ट को प्लस किया और दोनों की यूनिट्स को प्लस किया, तो आपके पास क्या रेट आ जाएगा? एवरेज रेट आ जाएगा। सही है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको यूजेज वेरिएंस निकालना है तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड रेट आपके पास था 4, एक्चुअल रेट एवरेज से कितना आया 4.18, आप उससे मल्टीप्लाई करा देंगे यूनिट्स यूज से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइस यूजेज वेरिएंस का। एवरेज क्लियर हुआ? एवरेज क्लियर हुआ? महान ये एवरेज वाला काम कब करना होगा? जब लिखा हुआ होगा कि एवरेज से कैलकुलेट करें प्राइस यूजेज वेरिएंस। प्राइस अदरवाइज यूसेज वैल्यू। कोई सा भी दे सकते हैं रेट, आपने बेसिकली बता रही हूँ ना, चेंजिंग आपकी रेट में आएगी और बेसिकली यूजेज ही दिया हुआ होगा आपको निकालने के लिए। सही है ना? ठीक है,
और ये मेंशन होगा कि आप एवरेज से करें या किससे करें। अगर नहीं मेंशन तो आप सिंपल ही करेंगे जैसा मैंने आपको ऊपर सिखाया है। सही है। लेकिन अगर वो कोई आपको कॉस्ट सिस्टम बता रहे हैं कि फीफो से करें लीफो से करें तो आप चेंज करेंगे। सही है। अगर हम बात करें अब फीफो की, सही है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर भी क्या होगा कि जिस तरह हम प्रोसेस कॉस्टिंग में कर रहे थे ना, कि बिगिनिंग की कॉस्ट अलग कैलकुलेट की और न्यू वाले की अलग कैलकुलेट की, रिमेनिंग की, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। टोटल यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं 7,100। ठीक है, टोटल यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं 7,100। अगर मैं फीफो यूज़ कर रही हूँ मेथड, तो जो इन्वेंट्री मेरे पास पहले पड़ी हुई होगी मैंने वो यूज़ की होगी। सही है ना। उसके बाद मैंने जो खरीदी होगी मैंने वो यूज़ की होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट्स यूज्ड फ्रॉम बिगनिंग, कितने 2,000 आपने बिगनिंग में से यूज़ किए, और रिमेनिंग कितने यूज़ किए आपने 7,100 माइनस 2,000 कितने 5,100। यानी टोटल 7,100 में से अगर आप फीफो यूज़ कर रहे हैं मेथड, तो आपने 2,000 बिगनिंग के यूज़ किए हैं और 5,100 जो आपने रिसेंट परचेज की थी उसमें से यूज़ किए हैं। ठीक है। 2,000 की कैलकुलेशन अलग होगी, 5,100 की कैलकुलेशन अलग होगी। सही है। किस तरह से? अगर मैं बिगनिंग पे कर रही हूँ तो मैंने स्टैंडर्ड रेट रखा और माइनस किया किससे, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट से। तो बिगनिंग का एक्चुअल कैसे निकलेगा, बिगनिंग की कॉस्ट डिवाइडेड बाय बिगनिंग के यूनिट्स। तो आपके पास रेट आ जाएगा एक, उससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, बिगनिंग के यूनिट से। ओके, क्लियर है। लीफो फीफो सिंपल मेथड्स हैं, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। मीटिंग टाइम सिर्फ 3 मिनट रह गए और मुझे इसमें ये कंप्लीट करना है। ओके, गुड, सही है। क्या मैम? बोलो। देखो, एक यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी फीफो, तो हम अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फीफो एवरेज और लीफो में क्या चेंज आएगा। कि हमें पता है कि फीफो क्या होता है, फीफो में जो इन्वेंट्री हमारे पास पहले पड़ी हुई होती है हम उसे यूज़ करते हैं। सही है ना। और अब फिर बाद में हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नई वाली इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं। सही है। तो जो फीफो कॉस्टिंग में क्या हो रहा होता है कि जो इन्वेंट्री हमारे पास बिगिनिंग पड़ी हुई है उसका रेट भी डिफरेंट होगा। सही है। और जो मैंने अभी परचेज की है उसका रेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो फीफो कॉस्टिंग में या एवरेज में या लीफो में जो बेसिकली आपके पास चेंज आ रहा होता है वो रेट का चेंज आ रहा होता है, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट का चेंज आ रहा होता है। ठीक है ना। तो जब हमें बोला हुआ होगा कि फीफो कॉस्टिंग से आप करें तो आप किस तरह से करेंगे कि आप बिगिनिंग वाले यूनिट्स को अलग करेंगे और रिमेनिंग यूनिट्स को अलग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7,100 यूनिट्स क्या किए हैं, यूज़ किए हैं टोटल। तो मैंने 2,000 कौन से किए होंगे, बिगिनिंग वाले, और मज़ीद जो यूनिट्स मैंने यूज़ किए हैं वो किस में से किए होंगे, जो मैंने रिसेंट परचेज की है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आलिया। हाँ, ये चीज क्लियर है। देन आपने क्या किया, जब आप मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप स्टैंडर्ड रेट में से माइनस करते हैं एक्चुअल रेट को। सही है। तो फीफो में आप अलग अलग क्यों करते हैं कि जो इन्वेंट्री आपने बिगनिंग यूज़ की है उसका रेट अलग है और जो अभी खरीदी है उसका रेट अलग है। तो फीफो में तभी आप इसे 2 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, बिगनिंग पे अलग और रीसेंट परचेजेस वाली पे अलग। सही है। क्योंकि रेट्स दोनों के क्या होते हैं, डिफरेंट। बिगनिंग की हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट हमें चाहिए होगा बिगनिंग का, तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय बिगनिंग यूनिट्स, का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट रेट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री। देन आप उसे मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, बिगनिंग यूनिट्स यूज्ड। सही है। ये चीज़ क्लियर हुई।
तो हमें पता चलेगा कि बिगिनिंग इन्वेंट्री के रेट की वजह से हमारी कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट में कितना चेंज आया। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? सही है। इसी तरह फिर आप परचेज के लिए करते हैं कि रिमेनिंग आपके कितने बचे, 5,100। सही है। तो उन 5,100 की कैलकुलेशन आप कौन से पे करेंगे, अभी वाले रेट पर जो आपने रीसेंट परचेज की होगी। सही है। तो वो मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया है, वो कितना है, 4.2। वो कैसे निकलेगा देखो, 25,200 परचेज यूनिट्स की कॉस्ट है, उसे डिवाइड करा देंगे परचेज यूनिट से। करो अपने अपने पास, 25,200 डिवाइडेड बाय 6,000, तो तुम्हारे पास आ जाएगी एक्चुअल प्राइस पर यूनिट जिस पे तुमने परचेज किया होगा। सही है। तो तुमने स्टैंडर्ड में से माइनस किया एक्चुअल प्राइस पर यूनिट फॉर दी करंट इन्वेंट्री, और उसे मल्टीप्लाई करा दिया करंट इन्वेंट्री यूज से। तो तुम्हारे पास आ गया परचेज का वेरिएंस, कि परचेज जो रीसेंट परचेज इन्वेंट्री थी उसकी वजह से कितना वेरिएंस आया, और बिगनिंग की वजह से कितना वेरिएंस आया। तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएंस आ जाएगा फीफो मेथड से। क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई मुश्किल बात लग रही है तो पूछ लो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। आलिया, क्लियर है? हाँ क्लियर है। गुड। सही है। देन लीफो से अगर आप करें तो बस यही चीज़ इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो इसी तरह के सिंपल वाले ना। लीफो में क्या चेंज है भाई, लीफो मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेंट्री बाद में खरीदी गई होती है पहले वो यूज होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम्म। सॉरी सॉरी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो इन्वेंट्री बाद में आई है पहले वो यूज हुई होगी, फिर बिगनिंग वाली हुई होगी। तो हमने टोटल यूनिट्स कितने यूज किए हैं, 7,100। अगर मैं लीफो मेथड यूज कर रही हूँ तो मेरी यूज फ्रॉम परचेजेस में से कितने गए होंगे, 6,000 यूनिट्स। सही है। और यूनिट्स फ्रॉम बिगिनिंग में से कितने गए होंगे, 1,100 यूनिट्स रिमेनिंग। सही है। लीफो में से लीफो अगर मैं कर रही हूँ तो पहले जो यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं मैं उसे यूज करूंगी। तो पहले मैंने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, 6,000, मैंने उसे यूज किया। फिर जो बच रहे हैं इस 7,100 में से वो मैंने बिगिनिंग में से यूज किए होंगे। सही है। हम्म, क्लियर है हाँ सबको, सुमैया, ईशा, सबको? हाँ। सही है। देन आपने क्या किया, वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, लेकिन वही किसका चेंज आ रहा है यहाँ पर, क्वांटिटीज का। कि बिगिनिंग में आपने जो है वो रेट आपका वही रहेगा बिगिनिंग इन्वेंट्री का। सही है ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर देखो यूनिट्स बदल गए। कैसे बदल गए, कि पहले तुम फीफो में बिगिनिंग के तुमने 2,000 यूनिट यूज किए थे, लेकिन लीफो में तुमने 1,100 यूनिट यूज किए हैं। सही है। तो अगर आप लीफो करें, आप एवरेज करें या फीफो करें, तीनों में आपके पास चेंजेस होती हैं। ओके, इज दैट क्लियर? कि अगर आप लीफो कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो आप पहले कौन से यूनिट्स यूज करेंगे, जो आपने बाद में परचेज किए हैं। सही है। और फिर वो यूज करेंगे जो रिमेनिंग बच रहे हैं आपके बिगनिंग में से। सही है। तो मैंने 7,100 यूज किए थे, 6,000 परचेज में से किए होंगे, और जाहिर सी बात है बाकी जो रिमेनिंग बचे वो कितने हो गए, 1,100, तो वो मैंने बिगनिंग में से यूज किए होंगे। सही है। अब मुझे अगर मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मैंने बिगिनिंग में से कितने यूज किए हैं यूनिट, 1,100। तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगी किससे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट से, वो पीछे हमने कैलकुलेट किया था। तो मेरे पास कितना चेंज आ रहा है, 132 अनफेवरेबल। सही है। क्योंकि मेरा एक्चुअल रेट ज़्यादा है और स्टैंडर्ड रेट कम है, इसीलिए मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अनफेवरेबल आ रहा है। और परचेज में से जो रीसेंट परचेजेस थी उनमें से कितने यूज़ किए हैं, 6,000 यूनिट्स।
कितने एक्चुअल पे परचेज हुए थे, वो 4.2 के रेट पर, और स्टैंडर्ड था 4 का, यानी 0.2 जो है मेरे रेट्स में डिफरेंस आ रहा है। उससे मैंने मल्टीप्लाई कराया किससे, यूनिट्स यूज्ड फ्रॉम परचेजेस। तो मेरे पास आ रहा है कितना अनफेवरेबल बैलेंस, 1200। जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगी तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं लीफो मेथड यूज कर रही हूँ तो मेरी मटेरियल कॉस्ट में अनफेवरेबल चेंज आ रहा है 1332 का। और अगर ये मैं 4.12 कैसे आया? 4.12 डिवाइड किया है ना, ये इस तरह पीछे रेट निकाला था तो मैंने ये दोबारा निकाला है। कैलकुलेशन करके आता है ये वाली 8,240 कैलकुलेशन है ना, को डिवाइड करके 2,000 से। देखो तुम ये याद नहीं, रखो। फिर 12 नहीं आ रहा ना। क्या आ रहा है? 8,250 को कर रही हूँ अगर मैं हम्म 2,000 से, तो 4.2 आ रहा है। हाँ आ रहा है, बल्कि नहीं, 4.12 आ रहा है इसमें तो, लेकिन सही है, ठीक सही है, है। क्लियर है ये चीज, कि अगर आप लीफो से यूज कर रहे हैं, बस चेंज क्या आ रहा है कि आपने बस ये चीज देखनी है कि आपने बिगिनिंग में से कितने यूज किए और आपने परचेजेस में से कितने यूज किए। ठीक है, लीफो में और फीफो में एवरेज में तो जाहिर सी बात है, एवरेज तो सबसे आसान होता है कि आपने दोनों की कॉस्ट को प्लस किया, दोनों के यूनिट्स को प्लस किया, तो आपके पास एक एवरेज रेट आ जाएगा। आपने डायरेक्ट वो अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। सही है। देखो ये बेसिकली जो वेरिएंसेस होते हैं, ये मटेरियल वेरिएंस है, ये लेबर वेरिएंस है, ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें ये चीज़ बता रही होती है कि स्टैंडर्ड जो हमने रखा, सही है, और जो हमारा एक्चुअली अकर हुआ, सही है, उन दोनों की वजह से हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। सही है। बेसिकली ये सब वेरिएंसेस हमें कॉस्ट कैलकुलेशन बता रहे होते हैं कि किस की वजह से, किस वेरिएंस की वजह से या किस स्टैंडर्ड की वजह से हमारे पास जो है वो कॉस्ट फेवरेबल या अनफेवरेबल आ रही है। ठीक है, अगर फेवरेबल चेंज आ रहा है इसका मतलब कि हमने अपने स्टैंडर्ड के अंदर रहते रहते काम किया है। सही है। लेकिन अगर वही चीज़ अनफेवरेबल हो रही है तो क्या मतलब है इसका, कि जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था हम उससे एक्सीड कर गए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, मटेरियल की क्लियर हो गया यहाँ पे पूरा। इसके अलावा मटेरियल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, होगा तो मैं फर्दर फिर तुम लोगों को बता दूंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये सवाल करने के बाद, मटेरियल समझने के बाद, तुम लोग एक्सरसाइज के 1 2 3 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, 5 को भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व नाउ। ओके, यार क्लियर अभी तो हो नहीं गया? कर सकते मैम, यार तुम कल अभी करोगी नहीं, एफओएच? अभी नहीं।